हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल से बड़ी खबर हमारे पास है। हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी से दर्शकों को रूबरू करवाएं कि लोकसभा चुनाव तक सुक्खू ही सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल में अभी बदलाव के आसार नहीं दिख रहे हैं, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। हिमाचल की सियासत पर सबसे बड़ी खबर ये जान लीजिए आप कि अभी ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम रहेंगे, सूत्र ये बता रहे हैं। और साथ ही प्रियंका के दखल से सुक्खू को चांस लोकसभा चुनाव तक मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य से प्रियंका की बातचीत हुई और उसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। आशीष, ये कहा भी जा रहा है कि अब प्रियंका की बातचीत जो हुई है प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य से, और साथ ही प्रियंका के दखल के बाद ही अब लोकसभा चुनाव तक क्या सीएम बने रह सकते हैं सुक्खू? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमें टॉप सोर्सेज ये बताते हैं कि जिस तरह से कल कयास लगाए जा रहे थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाया जा सकता है, अब परिस्थिति में बदलाव है। खुद प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव ने जितने भी डिफेक्टर्स थे, इंक्लूडिंग विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, इन लोगों से बात की और बाकी अन्य नेताओं से, विधायकों से बात की और उसके बाद उन्होंने ये सुझाव दिया है कि सभी को एकजुट रहना और ये निर्णय किया गया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। वो अपने पद पे बने रहेंगे, जैसे पहले कयास थे कि उनकी जगह मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नेतृत्व का ऐसा मानना है, जो मुझे सोर्सेज बताते हैं, कि कहीं ना कहीं इन 6 विधायकों को बहकाने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कोशिश करके इनमें से 3 को मना लिया गया है। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सलाह दी है कि सभी लोग मिल करके लोकसभा चुनाव लड़ें और अगर किसी बदलाव की कोई गुंजाइश आती है तो वो लोकसभा के चुनाव के बाद ही संभव होगा। फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन आशीष, ये तो बात सामने आ ही रही थी ना कि जितने विधायक नाराज हैं या फिर जितने विधायक हैं, उनमें से अधिकतर विधायक ये कह रहे हैं कि पार्टी से हमको प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी से दिक्कत नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री से दिक्कत है। अगर मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं तो फिर वो आर पार की स्थिति में दिखाई दे सकते हैं। विधायक क्या जो रूठे हुए थे, जो नाराज थे सीएम को लेकर, वो मान गए हैं प्रियंका के बातचीत के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि पार्टी लीडरशिप का ये मानना है कि 4 बार विधायक चुनकर आने के बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि संगठन के आदमी माने जाते हैं, कभी उन्होंने पहले पार्टी के खिलाफ विद्रोह किया नहीं था। 6 विधायक भले नाराज थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से विद्रोह किया, क्रॉस वोट किया, पार्टी के खिलाफ गए। उनमें से भी 3 को मना लिया गया है, जैसा सोर्सेज इंडिकेट करते हैं। बात करने की कोशिश 6 के साथ की गई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई और विधायकों ने विद्रोह किया था और साफ तौर पर कहा था सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदला जाए, वरना काम नहीं कर पाएंगे, उनकी अनदेखी हो रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्रियंका गांधी ने जब सभी लोगों से बात की और ऑब्जर्वर्स को यहाँ से भेजा, उसके बाद विधायकों को इस बात के लिए राजी कर दिया गया है कि ठीक है आशीष, प्रियंका के दखल के बाद अब बदलाव के आसार हिमाचल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल सीएम बने रह सकते हैं सुक्खू, ये जानकारी आप दे रहे हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सचिन भी हमारे साथ है, असीम बस्सी भी हमारे साथ हैं। तीनों का बारी बारी से रुख करें, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, उससे आपको रूबरू हम करवा दें। ये बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको हम बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट हुआ है हिमाचल में। देखिए, प्रियंका का दखल, संकट का हल। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, प्रतिभा सिंह से बात की है प्रियंका गांधी ने, ये कहा जा रहा है, और साथ ही विक्रमादित्य सिंह से भी प्रियंका गांधी ने बात की है। और उसके बाद ही आशीष भी ये बता रहे थे कि फिलहाल जो संकट है वो टलता हुआ नजर आ रहा है और सुक्खू जो है वो अभी सीएम बने रह सकते हैं। ये जानकारी सामने वहां से आई। बातचीत के बाद प्रतिभा सिंह से भी और विक्रमादित्य सिंह से भी प्रियंका की बातचीत हुई और जो नाराज विधायक बताए जा रहे हैं उनसे भी प्रियंका ने बातचीत की, ये कहा गया। देखिए, बाकी बड़े नेताओं से वार्ता प्रियंका गांधी ने की, जो बड़े लीडर्स हैं उनसे भी लगातार उन्होंने चर्चा की, उनसे भी वार्ता की और शिकायतें दूर करने का आश्वासन प्रियंका ने उनको दिया। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास है। पहले प्रतिभा सिंह से, विक्रमादित्य सिंह से, उसके बाद बड़े लीडर से, उसके बाद शिकायतों को दूर करने का आश्वासन मिला। देखिए, फिलहाल सुक्खू की कुर्सी सेफ है, ये जानकारी हिमाचल से सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव तक कोई बदलाव नहीं होगा हिमाचल में, सुक्खू सीएम बने रहेंगे, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास है। फिलहाल सुक्खू सेफ है हिमाचल में। और देखिए, 4 बार के एमएलए, 2003 में पहली बार जीते सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके बारे में जानकारी। और साथ ही सीएम बनने से पहले मंत्री तक वो नहीं बनाए गए और कभी असंतोष नहीं जाहिर किया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, और इनको प्रियंका गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। संगठन में हमेशा वो एक्टिव रहे, एक्टिवनेस उनकी बरकरार रही संगठन के भीतर। और साथ ही देखिए, 25 एमएलए का समर्थन है सुखविंदर सिंह सुक्खू को, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी। और फिलहाल उनकी कुर्सी जो है, उनका सीएम पद जो है वो सेफ बताया जा रहा है। आइए आपको सीधे लिए चले, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं।
अभिषेक, प्रियंका से बातचीत, जो जानकारी आशीष भी दे रहे थे, प्रियंका ने बातचीत की प्रतिभा सिंह से भी, विक्रमादित्य सिंह से और भी तमाम बड़े लीडर से। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जो हिमाचल का संकट कांग्रेस के सामने मंडराता हुआ नजर आ रहा था, वो टलता हुआ दिखाई दे रहा है और लोकसभा चुनाव तक सुक्खू जो है वो सीएम बने रह सकते हैं। दीपा, ये वेट एंड वॉच की स्थिति है, कोई अभी सर्टेनिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले भी बातचीत होती आई है। इसके पहले आपको याद होगा राजीव शुक्ला ने बात की थी, सुधीर शर्मा यहाँ के एक विधायक हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वोकल हैं सुक्खू के खिलाफ। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा, ये दो विधायक बहुत ही वोकल हैं। राजीव शुक्ला ने जब बात की सुधीर शर्मा से, तब भी ये कहा जा रहा था कि मामला टल गया है। और ये जो अचानक नहीं हुआ है, जो पूरा विद्रोह हुआ है, इसके संकेत पिछले 6 महीने से लगातार मिल रहे थे। जो हिमाचल की राजनीति में नजर रखते हैं वो आपको बताएंगे कि लगातार अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पोस्ट पर राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा वो लिख रहे थे और ये कहा जा रहा था कि बात हो गई है। लेकिन आखिरकार इस तरह से ये गुब्बारा फूट गया। तो ये कोशिश जरूर की जा रही है आला कमान की ओर से कि पैसिफाई किया जा सके, लेकिन ये इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कुछ कंक्रीट रिजल्ट चाहते हैं। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, जो 6 का गुट है, ये सब, और विक्रमादित्य खुद भी ये चाहते हैं कि कंक्रीट रिजल्ट हो, जिसे आप यूं कह सकती हैं कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को इंप्लीमेंट किया जाए और उनके इंप्लीमेंटेशन के बाद ही ये सुलझेगा। तो ये कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये मान लेना कि ये सुलझ गया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, सुक्खू चॉइस ही प्रियंका गांधी की हैं, तो जाहिर सी बात है वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले को सेटल किया जाए और सुक्खू अपने पद पे बने रहें। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि ये खाई काफी गहरी है और ये खाई आज की नहीं है, ये खाई लंबे समय की है। बिल्कुल ठीक है, और ये खाई इतनी आसानी से भर जाए ये भी आसान नजर नहीं आ रहे हैं। सचिन, देखिए, जिस बात का जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे, क्या इतना आसान है जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं विधायक? क्योंकि सीधे सीधे नाराजगी सीएम को लेकर ही वो दर्शा भी रहे थे, बता भी रहे थे। वो कह रहे थे कि पार्टी से हमको दिक्कत नहीं है, हमको सीएम से प्रॉब्लम है। अब ये इतना आसान नजर आ रहा है क्या जितना अभी फिलहाल प्रियंका की बातचीत के बाद दिखाने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, अभी फिलहाल बेशक हमें ये लग रहा है कि सीएम सुखविंदर सुक्खू की कुर्सी जो है वो बच गई है, क्योंकि पार्टी टॉप लीडरशिप ने उनको बैक किया है। और इसमें ये सच्चाई भी है कि सुखविंदर सुक्खू ऑर्गेनाइजेशनल आदमी हैं, संगठन के आदमी हैं, तो उसलिए पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है उनको बैक कर रही है। बस सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि 6 विधायक जो हैं, जो बागी विधायक हैं, वो अभी भी पंचकूला में हैं, चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ में ठहरे हुए हैं, बीजेपी के वो साथ हैं। एक विधायक ने तो साफ कह दिया था पिछले कल कि मैं भाजपा के साथ हूँ। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने पिछले कल जरूर दावा किया था कि एक विधायक ने उनसे बात की है और उसने पछतावा जो है जाहिर किया है। पर सवाल है कि अब जब स्पीकर के पास डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स हुई है और अपना फैसला जो है उन्होंने सुरक्षित रखा है, तो स्पीकर क्या उन 6 को डिस्क्वालीफाई करेंगे? अगर करेंगे तो 6 के 6 को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, अगर छोड़ते हैं तो 6 के 6 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 के 6 का जो वजह है शो कॉज नोटिस देने की और उनको बुलाने की हियरिंग के लिए, वो एक जैसी है। तो अभी बहुत सारे पेच हैं इसके बीच में। अगर उन 6 विधायकों को डिस्क्वालीफाई स्पीकर करते हैं, फिर क्या स्थिति होगी? उस स्थिति में हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो 62 हो जाएगी, 62 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है सचिन, आप 6 बागी विधायकों की बातचीत कर रहे हैं, जहां पर वो रुके हुए वहीं लिए चलते हैं दर्शकों को। पंचकुला से असीम बस्सी हमारे साथ बने हुए हैं। असीम, अब इन 6 विधायकों का क्या भविष्य, किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को कल सुबह पहले शिमला गए थे पंचकुला से, अब और शाम को इनको जब लैंड कराया गया पंचकुला में, उसके बाद सीधा चंडीगढ़ में, ये मेरे पीछे होटल ललित है, वहाँ पे लेके आया गया और कल रात से ये लोग यहीं पे हैं जो 6 विधायक हैं। डेफिनेटली जो आपने पूछा कि इनका क्या फ्यूचर रहेगा या स्ट्रैटेजी रहेगी, मुझे लगता है कि टोटली अलाइंड हैं ये बीजेपी के साथ। तभी तो आपने देखा कि कल सुबह ये चॉपर में गए, सेशन अटेंड किया, उसके बाद शाम को 4:30 बजे वापस पंचकुला आ गए। अगर थोड़ा सा भी कंसेंट कांग्रेस के साथ कुछ बना होता तो वहीं रह सकते थे, लेकिन दोबारा यहाँ पर आए। हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट है अंदर। हमने सुबह भी देखा जब हम यहाँ आ रहे थे तो काफ़ी यहाँ पे पुलिस फोर्स जो थी सिविल्स में वेपन आर्म्ड जो थी वो अंदर होटल के अंदर गई सिक्योर करने के लिए। सो आई थिंक अभी भी ये जो 6 के 6 हैं दे आर वेल विद इन द रीच ऑफ द बीजेपी और उनके साथ हैं। और यही कारण है कि यूनियन टेरिटरी में ठहरे हैं। पहले हरियाणा में थे, वो जो बीजेपी रूल स्टेट है, अब ये यूनियन टेरिटरी में है। सो क्राइसिस जो है कांग्रेस के लिए वो ईज डाउन होता हुआ लगता नहीं है अभी तक।
बिल्कुल ठीक है असीम, आप नजर लगातार बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए भी। सचिन आपका भी शुक्रिया, अभिषेक आपका भी शुक्रिया। और देखिए अब लगातार किस तरीके से हिमाचल की सियासत में और बदलाव होंगे आज दिन भर, उससे भी आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे। देखिए प्रियंका की एंट्री की और उसके बाद सुक्खू को सेकंड चांस की खबर सूत्र जरूर दे रहे हैं, तो दूसरी ओर नाराजगी के सुर लगातार बरकरार हैं। हम बात कर रहे हैं विक्रमादित्य सिंह की, जिन्होंने कल सुबह बेहद तल्ख तेवरों के साथ इस्तीफा दिया था, लेकिन शाम होते होते खबर ये आई कि इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया के। हालांकि रात में ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग के बाद उनके तेवर थोड़े नरम जरूर दिखाई दिए, लेकिन नाराजगी साफ नजर आई। आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज़ ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने वार्तालाप ऑब्जर्वर्स के साथ करी है और ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है। इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाए। देखिए ऐसा है कि ये जो सिचुएशन है ये मेरी वजह से तो बनी नहीं है। ये सिचुएशन जो कुछ विधायकों ने जो ये काम किया है उसकी वजह से ये चीज़ हुई है, तो उसके लिए ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उसके लिए सबसे बात हो रही है, सब उस बात को सुन भी रहे हैं, सब उस बात को ऑब्जर्वर्स देख भी रहे हैं। जहाँ तक मेरे इस्तीफ़े की बात है, मैंने अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफ़े को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूँगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूँगा। तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल जो मंडरा रहे हैं वो और गहराएंगे या फिर संकट का समाधान निकाल लिया जाएगा, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। लोकसभा चुनाव सामने है, राजनीतिक पार्टियां लगातार उसकी तैयारी में जुटी हुई हैं और उसके लिए जमीन पर काम कर रही हैं, लेकिन इन तैयारियों में बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे दिखाई दे रही है। जमीन पर तो तैयारी कर ही रही है, दिल्ली में भी केंद्रीय नेतृत्व की लगातार बैठकें हो रही हैं और टारगेट बीजेपी का 370 प्लस है, इस बात को प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, हम सब ने देखा है। आज शाम को एक अहम बैठक है, आज शाम 6 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसमें मौजूद रहेंगे और यह कहा जा रहा है कि इसमें 100 लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। 24 में 400 पार, फिर एक बार सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। हमारी सरकार सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास हमारे काम से ही झलकता है। टारगेट 370 प्लस का है, लक्ष्य तीसरी बारी मोदी सरकार का है। 24 में 400 पार, अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। इसके लिए जमीनी तैयारी शुरू हो गई है। मिशन 370 प्लस को अचीव करने के लिए सधे कदम से आगे बढ़ रही बीजेपी के लिए आज का दिन बड़ा है। आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। आज शाम दिल्ली में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। जब ये दिग्गज नेता बैठक के लिए जुटेंगे तो एजेंडा होगा मिशन 2024 और टारगेट होगा 370 प्लस। इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति बड़ा फैसला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लगा सकती है।
उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। पहली लिस्ट में कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। दरअसल 2019 में जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी तो उसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल था। तब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आज बीजेपी की पहली लिस्ट आती है तो लिस्ट में पीएम मोदी का नाम हो सकता है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी हो सकता है। साथ ही बीजेपी के दूसरे कद्दावर नेताओं का नाम भी पहली लिस्ट में शामिल हो सकता है। मिशन 2024 में बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जो 2019 में पार्टी हार गई थी, इसलिए पहली लिस्ट में इसका असर भी दिख सकता है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। उम्मीदवारों को बेहतर चुनावी तैयारी का वक्त मिले, इसके लिए पहली लिस्ट में बीजेपी 2019 में हारी हुई सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार उतार सकती है। इसके लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की सीटों की लिस्ट पहले ही बना ली है। इन सीटों पर साल भर पहले ही क्लस्टर प्रभारी तैनात किए जा चुके हैं, इसलिए चर्चा है कि पहली लिस्ट में इन राज्यों की 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया और इसके लिए भाजपा जरूरी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के कई राउंड चले। आज बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक से एक दिन पहले यानी 28 फरवरी को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, 11 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल राउंड की चर्चा हुई। इससे पहले 24 फरवरी को बीजेपी हेडक्वार्टर में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इन बैठकों में लोकल यूनिट को उम्मीदवारों का पैनल बनाने और उसे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने को कहा गया था। आज होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब इस पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगनी है। पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का पैटर्न देखे तो बीजेपी ने चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उसी पैटर्न पर चलते हुए आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। अब आपको दिखाते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें 2 मिनट में। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ आज मॉरिशस की अगलेगा द्वीप में 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स पट्टी की होगी शुरुआत। पीएम मोदी शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर यूपी कोर कमेटी की आज फिर होगी बैठक। राज्य की 80 सीटों पर होगी चर्चा। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के गठन पर बोले पुष्कर सिंह धामी। कहा, बड़ी संख्या में बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दाखिल हुए। सभी नामों को केंद्रीय संसदीय बोर्ड भेजा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को ईडी का समन। आज हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए ईडी ने देहरादून बुलाया। आतंकवाद पर लगाम के लिए सरकार का बड़ा फैसला। गृह मंत्रालय ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के भट्ट गुट और सुमजी खुट पर यूएपीए के तहत 5 साल का बैन लगाया। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने 27 सीट पर टिकट का प्रस्ताव रखा। एमवीए की बैठक में वंचित बहुजन अघाड़ी की मांग। कहा, जालना से मनोज जरांगी को बनाया जाए लोकसभा प्रत्याशी। साथ ही 15 ओबीसी उम्मीदवार को टिकट देने की मांग। मार्च के पहले हफ्ते में पश्चिम बंगाल पहुंचेगी केंद्रीय सुरक्षा बलों की करीब 150 कंपनियां। चुनाव आयोग ने जानकारी दी। रूट मार्च तय करने के लिए पहुंचेंगी कंपनियां। दिल्ली कूच को लेकर आज किसानों की अहम बैठक। आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर ले सकते हैं बड़ा फैसला। अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं हजारों की तादाद में किसान।
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। दायर 17 याचिका पर सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर होना है फैसला। हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट के बीच सीएम सुक्खू की कुर्सी फिलहाल सेफ नजर आ रही है। सूत्रों का दावा है कि प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें थम गई हैं। कांग्रेस क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए अब नाराज नेताओं की शिकायतें सुनने और उनके समाधान पर जोर दे रही है। बीजेपी के पाले में गए 6 बागियों को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अगर बागी वापस नहीं लौटते तो उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जा सकती है। कांग्रेस के दोनों ऑब्जर्वर आज अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। 6 विधायकों की बगावत, विक्रमादित्य सिंह का दबाव, बीजेपी की जोड़ तोड़, फिर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी सरकार 5 साल चलने का भरोसा है, तो इसकी वजह कांग्रेस आलाकमान है। हिमाचल कांग्रेस का संकट सुलझाने के लिए अब सीधे प्रियंका गांधी ने पहल की है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने प्रतिभा सिंह से बात की, इस्तीफा देने वाले विक्रमादित्य सिंह से भी प्रियंका ने बात की। प्रियंका ने हिमाचल प्रदेश के दूसरे नेताओं से भी बात की। हिमाचल क्राइसिस में प्रियंका की एंट्री के बाद सुक्खू की कुर्सी बचती दिख रही है। सूत्रों का दावा है कि लोकसभा चुनाव तक हिमाचल में सीएम नहीं बदला जाएगा, सभी पक्षों की बात सुनकर शिकायतें दूर की जाएंगी। यानी प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से कम लोकसभा चुनाव तक सुक्खू की कुर्सी बच गई है। बीजेपी कह रही है, जयराम ठाकुर बोल रहे हैं कि अल्पमत में आ गई है आपकी सरकार। मुझे बताइए कि अल्पमत में कैसे है? 40 विधायक थे, 6 ने राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग की, 34 रह गए। आज हमारा बजट का था, बजट पास होना था, उनके 25 विधायक थे और जो 9 विधायक थे जिसमें 6 कांग्रेस के भागी विधायक थे, 3 आज़ाद विधायक थे, उनको किसी प्रकार से निष्कासित नहीं किया गया। और अगर वो 25 के 25 भी होते तो भी कौन से जीतते? लीडरशिप चेंज की बात कहीं चल रही है कांग्रेस के लेवल। देखिए, मेरा मानना है कि ये चीज़ें आप जानते होंगे, मुझे इससे क्या जानते। अब सवाल यह है कि आखिर राज्यसभा चुनाव में हार और पार्टी में बगावत के बाद भी प्रियंका सुक्खू का बचाव क्यों कर रही हैं? प्रियंका सुक्खू के पीछे मजबूती से क्यों खड़ी हैं? इसकी वजह है पार्टी के प्रति सुक्खू की वफादारी। दरअसल 4 बार विधायक चुने जाने के बाद भी सुक्खू कभी मंत्री नहीं बने। बावजूद इसके सुक्खू ने कभी असंतोष नहीं जताया। पार्टी संगठन में सुक्खू हमेशा एक्टिव रहे। 25 विधायकों का समर्थन सुक्खू के साथ है। इसलिए प्रियंका ने सुक्खू का पक्ष लेकर संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसी के दबाव में नहीं हटाएगी। मेरी जानकारी के अनुसार 1-2 लोग वापस आ गए हैं शिमला में, वो जरूर उनसे बात करेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है, पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। संगठन सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है। पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। अब हिमाचल में कांग्रेस अपना किला बचाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कर रही है। बुधवार को दिल्ली से हिरासत पहुंचे डीके शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिन भर कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। आज दोनों पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे। प्रियंका की पहल और ऑब्जर्वर्स की बातचीत के बाद कांग्रेस के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि असंतोष जताने वाले विक्रमादित्य के सुर नरम हो गए हैं। विक्रमादित्य ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने बीजेपी में जाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया है। नहीं, बात कर ली उनसे, नहीं और भी बात करेंगे विधायकों से। बात है मैंने बड़े साफ तरीके से कही है, उसमें कुछ उसको घुमा फिरा के नहीं कहा है और आगे भी जो कुछ कहना होगा उसको भी हम बड़े साफ तरीके से कहें। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है। कांग्रेस की असल चुनौती 6 बागी विधायक है। बागी विधायकों को लेकर कांग्रेस 2 मोर्चों पर एक काम कर रही है। एक तरफ बागियों को मनाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ बागियों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के 6 बागी अब चंडीगढ़ के होटल ललित पहुंच गए। हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, जिसके बाद 6 जो कांग्रेसी विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद टू एंड फ्रो का जो राजनीति है वो जारी है। 6 जो विधायक थे कांग्रेस के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, हरियाणा के पंचकुला में पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रखा गया, उसके बाद हॉलीडे इन में, फिर सुबह एयरलिफ्ट कराया गया, उनको लेके आया गया है
चंडीगढ़ के एक जो प्रेस्टिजियस होटल है, होटल ललित, यहाँ पे वो कांग्रेस के 6 विधायक जो हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी वो हैं, और कहा जा रहा है जो इंडिपेंडेंट्स थे वो भी यहीं पे रखे गए हैं। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि बागियों से बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 3 बागी पार्टी में वापस लौटने को तैयार है। बाकी बागियों को भी मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस की ये कवायद पूरी तरह कामयाब होते नहीं दिख रही, क्योंकि कुछ बागी खुलकर कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। एक विधायक का फोन आया था जो बड़े दुखी मन से कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। मेरी उनसे बैठकर बात हुई है, उनका इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया गया है। विधानसभा में बजट पास होने से सुक्खू सरकार को फिलहाल राहत मिली। बजट के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था। 6 बागी विधायकों पर व्हिप के उल्लंघन का आरोप है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। अगर बागी विधायक नहीं मानते तो कांग्रेस की तैयारी इन्हें अयोग्य घोषित करने की है। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सभी 6 विधायक जो है व्हिप के बावजूद हाजिर नहीं थे। दोनों पार्टियों के जो प्रेजेंस है वो हुई है थ्रू लॉयर्स, और दोनों ने डिटेल में अपने आर्गूमेंट्स रखे हैं, जिनको मैंने बड़ी गंभीरता से सुना है, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो ऑर्डर है उसको मैंने रिजर्व किया है। हिमाचल प्रदेश में कागज पर फिलहाल कांग्रेस मजबूत है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, बीजेपी के 25 विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा 35 है। अगर 6 बागी विधायकों की सदस्यता जाती है तो ऐसे में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या घटकर 62 रह जाएगी। तब बहुमत का आंकड़ा 32 रह जाएगा और कांग्रेस के पास 34 विधायक होंगे। वहीं बीजेपी के पास 25 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन रहेगा। यानी फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस सरकार संकट से सेफ नजर आ रही है। सीएम सुक्खू भी सेफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ और विधायकों ने असंतोष के सुर बुलंद किए और बगावत का दायरा बढ़ा तो यकीनन कांग्रेस के लिए संकट बड़ा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आज सीबीआई के सामने पेश होना है। यूपी में अवैध खनन केस में सीबीआई ने बतौर गवाह अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। अवैध खनन का ये मामला 2012 से 2016 के बीच का है, जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे और खनन महकमा उनके पास था। सीबीआई की ये पूछताछ ऐसे वक्त में होने वाली है जब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे चुनाव से भी जोड़कर देख रही है। राज्यसभा चुनाव में हार का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई का बुलावा आ गया। अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने आज अखिलेश यादव को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। अखिलेश यादव को सीबीआई ने 160 सीआरपीसी के तहत समन भेजकर बुलाया है। यह धारा सीबीआई को बतौर गवाह किसी से भी पूछताछ के लिए बुलाने की शक्ति देती है। आज इसी नोटिस पर अखिलेश को सीबीआई के सामने पेश होना है। समाजवादी पार्टी लगातार गरीबों की, मजदूरों की आवाज को उठा रही है। एजेंसियों का सामना, मुकदमों का सामना, समाजवादी न कभी मुकदमों से, एजेंसियों से के आगे झुके न झुकेंगे। अखिलेश आज जब सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे तो सवालों की लिस्ट उनका इंतजार कर रही होगी। सीबीआई अखिलेश से जानना चाहेगी कि कैसे निविदा प्रक्रिया का पालन किए बगैर नए पट्टे दिए गए, कैसे प्रक्रिया का पालन किए बिना पुराने पट्टों का नवीकरण किया गया, कैसे अवैध खनन की इजाजत दी गई। इस मामले में अखिलेश की गवाही इसलिए भी अहम है क्योंकि जब अवैध खनन हुआ तब यूपी में खनन महकमा अखिलेश यादव के पास ही था। भारतीय जनता पार्टी एक नरेंडर सरेंडर अलायंस बना करके, जिसमें वो लोग जो नरेंडर जी के सामने सरेंडर करते हैं, सीबीआई के चलते, ईडी के चलते, चाहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त करके इस नरेंडर सरेंडर अलायंस के माध्यम से वो लोग 400 तक पहुंच जाएं। अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाती रहेगी। दरअसल अवैध खनन के जिस मामले में आज सीबीआई अखिलेश से पूछताछ करने वाली है वो पूरा मामला साल 2012 से 2016 के बीच का है। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे। तब यूपी के 22 जिलों में अवैध खनन का आरोप लगा था। अवैध खनन की शुरुआत हमीरपुर से हुई थी। मामला कोर्ट गया तो इलाहाबाद कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। डीएम हमीरपुर, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर,
प्राइवेट और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 120B, 379, 384, 420, 511 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 13A और D लगाई गई। सीबीआई ने केस दर्ज किया तो मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ी। 5 जनवरी को सीबीआई ने 12 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, जालौन और नोएडा में हुई थी। छापेमारी के दौरान सीबीआई को काफी मात्रा में कैश और गोल्ड मिला था। उसके बाद जांच आगे बढ़ती रही। अब सीबीआई की जांच की आंच अखिलेश तक पहुंच गई है। केंद्र में सरकार 9 साल से है, प्रदेश में 6 साल से सरकार है और इनको अब चुनाव के ठीक पहले अवैध खनन की मामला याद आ गया। जब उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ निकल पड़े उत्तर प्रदेश में और जिस तरह का जन समर्थन दोनों को मिल रहा है, तो ये घबराहट है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश को सीबीआई ने पूछताछ के लिए ऐसे वक्त में तलब किया है जब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद दिनों में चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सीबीआई के इस एक्शन पर सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। यूपी में अखिलेश के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस कह रही है कि सरकार एजेंसियों का उपयोग विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। इंडिया गठबंधन के मजबूत पार्ट हैं अखिलेश जी, और मजबूती से वो गठबंधन के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। कि ये सब उनके पुराने उनकी सरकार के समय के मामले हैं। इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर रही है। फिलहाल इन राजनीतिक बयानों के बीच आज अखिलेश सीबीआई के सामने पेश होंगे और अखिलेश के सामने होंगे सीबीआई के सवाल। देखना होगा कि सीबीआई के सवालों का अखिलेश क्या जवाब देते हैं और अवैध खनन घोटाले में खुद को कैसे पाक साफ बताते हैं।